आज की हमारी चर्चा भारतीय परिवारों के एक ऐसे सामाजिक चक्र पर है जिसके बारे में बात तो बहुत होती है, लेकिन शायद इस नजरिए से नहीं। हाँ, मतलब इस पहलू पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल। हमारे पास आज दो लेख हैं, द साइकिल ऑफ हिपोक्रेसी इन द इंडियन हाउस होल्ड और द साइकिल ऑफ हिपोक्रेसी फ्रॉम डॉटर इन लॉ टू मेट्रियार्क। और दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। इन लेखों में एक महिला के बहू से सास बनने के सफर का एक बहुत ही तीखा और कह सकते हैं बेबाक विश्लेषण किया गया है। बिल्कुल। आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उम्मीदें, व्यवहार और सोच समय के साथ पूरी तरह पलट जाती हैं। हाँ, ये एक पूरा काया पलट है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम लेकिन गहरी इच्छा से, जो एक नई दुल्हन के मन में होती है। क्या? मुझे एक पति चाहिए, माँ का लाडला नहीं। और देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी मांग तो है नहीं, ये एक बहुत ही स्वाभाविक और स्वस्थ इच्छा है। सही बात है। किसी भी नए रिश्ते की बुनियाद आखिरकार साझेदारी पर ही तो टिकी होती है, और अपनी एक निजी जगह पर। ये लेख इसी बहुत ही सरल सी लगने वाली बात को शुरुआती बिंदु बनाकर एक बहुत बड़े और जटिल सामाजिक पैटर्न की पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसी शुरुआती बिंदु पर बात करते हैं। एक नई दुल्हन जब अपने ससुराल आती है तो उसकी उम्मीदें क्या होती हैं? लेखों के अनुसार वो बहुत सीधी सीधी चीजें चाहती है, जैसे इज्जत, थोड़ी आजादी और सबसे जरूरी अपनी एक जगह। हाँ, अपनी एक जगह। वो ये नहीं चाहती कि उसकी शादी को उसकी सास किसी रिमोट कंट्रोल से चलाए। सही कहा। उसे रोज रोज के निर्देश या छोटी छोटी बातों में दखलंदाजी, एक तरह की क्या कहते हैं, भावनात्मक निगरानी नहीं चाहिए। हाँ, और लेख में कुछ बहुत सटीक उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे तुम नहीं हो कहकर उस पर सारा काम थोप देना, या फिर सलाह के भेष में ताने देना, और ऐसे नियम मानना जिनकी सहमति उसने कभी दी ही नहीं। और एक बात और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चुभी वो है ये एहसास दिलाया जाना कि बहू की जगह तो कोई और भी ले सकता है, लेकिन बेटे की जगह कोई नहीं ले सकता है। ये एक तरह से रिश्ते में शक्ति के असंतुलन को पहले ही दिन से स्थापित कर देता है ना? बिल्कुल। ये सारी उम्मीदें अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसी के खिलाफ कोई बगावत नहीं है, ये बस एक नए रिश्ते में अपनी पहचान बनाने की एक कोशिश है, एक स्वस्थ वैवाहिक जीवन की नींव रखने की कोशिश। लेख में एक लाइन है जो इस पूरी भावना को एक वाक्य में समेट देती है, और मुझे ये बहुत मजेदार लगी। अच्छा। संक्षेप में, वो अपने घर की रानी बनना चाहती है, दुपट्टे वाली एक अवैतनिक इंटर्न नहीं। ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है ना? ये दिखाती है कि ये सिर्फ काम या नियमों की बात नहीं है, ये गरिमा की बात है। एक इंटर्न के पास कोई अधिकार नहीं होता, उसे सिर्फ सीखना और पालन करना होता है। हाँ, जबकि एक रानी या एक साथी के पास अपनी एक आवाज होती है, अपनी एक पहचान होती है। लेख इसे एक बुनियादी मानवीय इच्छा के रूप में ही प्रस्तुत करता है। ठीक है। तो ये तो हुई एक बहू की उम्मीदों की बात, लेकिन लेख कहता है कि जब यही महिला सास बनती है तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये बदलाव इतना नाटकीय और इतना आम क्यों है? यहीं पर विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। लेख इसे पीड़ित से परीक्षक बनने का सफर कहता है। पीड़ित से परीक्षक? हाँ, ये सिर्फ भूमिका बदलने की बात नहीं है, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। जो महिला कभी एक सिस्टम से पीड़ित थी, अब वो उसी सिस्टम की रखवाली करने वाली बन जाती है। पीड़ित से परीक्षक, ये बहुत शक्तिशाली शब्द हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो महिला कभी कहती थी मेरे पति को अपनी माँ की बात आंख बंद करके नहीं माननी चाहिए, अब वो अपने बेटे से कहती है। अब वो कहती है तुम्हें किसी और से पहले मेरी बात सुननी चाहिए। देख कुल। और जो महिला कभी छोटे छोटे तानों पर चुपचाप रोती थी, वही अब अपनी बहू को टोकते हुए कहती है मैं तो बस उसकी भलाई के लिए उसे सुधार रही हूँ। और नियंत्रण, जो महिला नियंत्रण से नफरत करती थी, अब कहती है हमारे घर में ऐसा ही होता है, ये हमारी परंपरा है। तो क्या ये सिर्फ दोहरा मापदंड है? क्योंकि ये तो बहुत आसान जवाब होगा। नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। लेख इस बात पर जोर देता है कि भूमिका बदलने से उन्हीं कामों की परिभाषा कैसे बदल जाती है। मतलब जो पहले जुल्म लगता था अब अनुशासन लगने लगता है, जो दखलंदाजी लगती थी वो अब देखभाल का नाम ले लेती है। ये नजरिए का एक पूरा काया पलट है। वाह! शक्ति का चश्मा पहनते ही दुनिया अलग दिखने लगती है। और लेख इस मानसिकता को समझाने के लिए एक और कमाल का शब्द इस्तेमाल करता है, चयनात्मक स्मृति विकार, सेलेक्टिव मेमोरी डिसऑर्डर।
इसका क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि याददाश्त बहुत सुविधा के हिसाब से काम करती है। जब वो बहू थी तो उसकी याददाश्त बिल्कुल साफ थी, उसे एक एक बात याद थी। अच्छा। घर का काम उसके लिए उत्पीड़न था, सुबह जल्दी उठने के नियम वो यातना थे, और सास के ताने भावनात्मक हिंसा थी। लेकिन जैसे ही वो सास की कुर्सी पर बैठती है, याददाश्त पर धुंध छा जाती है। हाँ, या शायद याददाश्त को एक नए तरीके से संपादित कर लिया जाता है। अब वही घर का काम अनुशासन बन जाता है, वही सख्त नियम परिवार की परंपरा बन जाते हैं, और वही तीखे ताने जीवन के अनमोल सबक बन जाते हैं। काम वही है, हालात वही हैं, लेकिन किरदार बदलते ही उसके मायने पूरी तरह बदल दिए जाते हैं। बिल्कुल। और भाई इसके पीछे का तर्क क्या है? लेख के अनुसार ये तर्क बहुत ही परेशान करने वाला है। सवाल ये नहीं पूछा जाता कि मैं अपनी बहू की जिंदगी को अपनी जिंदगी से बेहतर कैसे बना सकती हूँ। नहीं, सवाल ये बन जाता है कि जब मुझे आराम नहीं मिला तो उसे क्यों मिलना चाहिए। ये हमदर्दी की पूरी तरह से गैर मौजूदगी को दिखाता है। ये एक तरह का पीड़ा का हस्तांतरण है, और यहीं पर लेख एक और शानदार लाइन का इस्तेमाल करता है। क्या ये संस्कृति की साड़ी पहने बदला है? संस्कृति की साड़ी पहने बदला, ये तो बहुत ही तीखी बात है ना? मतलब आप अपने साथ हुए बुरे बर्ताव का बदला अगली पीढ़ी से ले रहे हैं और उसे परंपरा का नाम दे रहे हैं। हाँ, और ये बहुत चतुराई से किया जाता है। ये एक तरह का हक जताने का भाव बन जाता है कि चूंकि मैंने ये सब झेला है तो अगली पीढ़ी को भी झेलना ही होगा। ये परंपरा का सम्मान तो नहीं हुआ? नहीं, ये एक पीड़ादायक चक्र का दोहराव है। ये एक ऐसा चक्र है जहां दर्द को मिटाने की जगह उसे आगे बढ़ाना एक अलिखित नियम बन जाता है, और नई बहू से उम्मीद की जाती है कि वो चुपचाप इस नियम का पालन करे। और अगर वो न करे तो उसे विद्रोही या आजकल की लड़की का टैग दे दिया जाता है। बिल्कुल। लेख में एक जगह यह भी कहा गया है कि पुरानी पीढ़ी अक्सर कहती है हमने भी अपने समय में ये सब किया है, और लेख का जवाब बहुत तीखा है। क्या है जवाब? जवाब है बिल्कुल, और आपने भी अपने समय में इससे नफरत की थी। यही तो इस चक्र का मूल है। उस अनुभव से नफरत करने के बावजूद उसे बदलने की जगह उसे ही एक मानक, एक बेंचमार्क बना दिया जाता है। ये एक तरह की सामाजिक कंडीशनिंग है जहां शक्ति का संतुलन बदलते ही व्यवहार भी बदल जाता है। व्यक्ति भूल जाता है कि शक्तिहीन महसूस करना कैसा होता है। और यहाँ से हम उस बात पर आते हैं जिससे लेख सबसे बड़ी विडंबना कहता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। हाँ, ये विरोधाभास देखने लायक है। वही महिला जो कभी अपने पति से एक मजबूत रीढ़ की हड्डी की उम्मीद करती थी, जो चाहती थी कि उसका पति उसके लिए खड़ा हो, अब अपने बेटे को भावनात्मक रूप से खुद पर निर्भर रखने के लिए ओवरटाइम करती है। ये एक बहुत ही दुखद विरोधाभास है। बिल्कुल। वो अपने बेटे से क्या चाहती है? लेख के अनुसार वो पहली प्राथमिकता, अंतिम मंजूरी और हर बड़े फैसले में एक भावनात्मक वीटो का अधिकार चाहती है। प्यार अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे की मंशा नियंत्रण की बन जाती है। हाँ, धीरे धीरे। और वो अनजाने में अपने बेटे को वही बातें सिखाने लगती हैं जो एक बहू सुनना नहीं चाहेगी। जैसे अपनी पत्नी की ज्यादा मत सुनना, वो तुम्हें बदल देगी, या याद रखना तुम्हारा असली परिवार मैं हूँ। और फिर समाज हैरान होता है कि शादियां युद्ध के मैदान क्यों बन जाती हैं। तो ये सवाल लेख उठाता है, ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ प्यार है? लेख का तर्क है कि इसका कारण प्यार नहीं बल्कि नियंत्रण खोने का डर है। अच्छा। बेटे को उसकी पत्नी के साथ एक मजबूत और स्वतंत्र बंधन बनाते देखना अपनी शक्ति और घर में अपनी प्रासंगिकता खोनी जैसा महसूस हो सकता है। तो इस डर की वजह से वो अनजाने में वही माँ का लाडला बना देती हैं जिससे उन्हें अपनी शादी की शुरुआत में सबसे ज्यादा नफरत थी। हाँ, ये एक दुखद विडंबना है। अपने ही डर के वजह से वो उसी स्थिति को दोबारा पैदा कर देती हैं जिसने उन्हें कभी पीड़ा दी थी। वो अपने बेटे को एक साथी बनने से रोकती हैं और उसे एक मध्यस्थ या रेफरी की भूमिका में धकेल देती हैं, जो घर की दो सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं के बीच फंसा रहता है। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या ये पुरुषों बनाम महिलाओं की लड़ाई है? लेख इस बात को बहुत साफ करता है। बिल्कुल। लेख कहता है कि यह पुरुषों बनाम महिलाओं या सास बनाम बहू की लड़ाई से कहीं ज्यादा गहरा मामला है। तो फिर ये क्या है? ये उन लोगों के बारे में है जिनके घाव कभी भरे नहीं और वो उसी दर्द को, उसी पैटर्न को दोहरा रहे हैं जो उन्हें विरासत में मिला था। ये उन अनसुनी तकलीफों की कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती हैं। और लेख के अनुसार सास बनना किसी दूसरी महिला को नियंत्रित करने का या उसे भावनात्मक यातना देने का कोई लाइसेंस नहीं है। संस्कृति के नाम पर किसी भी तरह की क्रूरता को सही ठहराने का लाइसेंस नहीं है।
संदेश बहुत साफ और सीधा है। संदेश ये है कि अगर आपको शासित होना पसंद नहीं था तो आप शासन मत करो, अगर आपको ताने सुनना पसंद नहीं था, मत मारो। अगर आपसे उम्मीद की गई कि आप अपनी पहचान मिटा दें और आपको वो पसंद नहीं आया, तो आप किसी और से वैसी उम्मीद मत करो। और इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? लेख कहता है कि इसके लिए एक वरिष्ठता नहीं, साहस चाहिए। यहाँ सबसे मजबूत तर्क यही है, बदलाव सिर्फ भाषणों से या ये कहने से नहीं आता कि चीजें बदलनी चाहिए। तो फिर कैसे आता है? बदलाव तब आता है जब आप सचेत रूप से वो नहीं बनते जिससे आपको कभी तकलीफ हुई थी। ये एक व्यक्तिगत स्तर पर की गई क्रांति है। ये एक सचेत निर्णय है कि आप उस प्रणाली का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसने आपको दर्द दिया था, भले ही अब वो प्रणाली आपको शक्ति देती हो। अब तक हमने इस पूरे विश्लेषण में 2 किरदारों पर ध्यान दिया है, बहू और सास। लेकिन इस पूरी कहानी में एक तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण किरदार भी है, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। आप उस पुरुष की बात कर रहे हैं जो बेटा भी है और पति भी। हाँ, इस पीढ़ीगत चक्र के बीच में फंसे उस पुरुष की भूमिका और जिम्मेदारी क्या है? ये बहुत जरूरी सवाल है। लेख का अंत बहू और सास के पाखंड पर होता है, लेकिन क्या इस चक्र को चलाने या तोड़ने में उस आदमी का कोई रोल नहीं है? बिल्कुल है। अक्सर इस पूरी बहस में उसे या तो एक असहाय दर्शक मान लिया जाता है या फिर माँ और पत्नी के बीच फंसा एक बेचारा। हाँ, यही छवि है। लेकिन सच तो ये है कि उसके पास इस चक्र को तोड़ने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। उसका हस्तक्षेप या उसका चुप रहना ये तय करता है कि ये चक्र चलता रहेगा या टूट जाएगा। तो उसका चुप रहना भी एक तरह का फैसला है। बिल्कुल। चुप रहना अक्सर पुराने सिस्टम का पक्ष लेना बन जाता है। अच्छा। अगर वो अपनी पत्नी के साथ हो रहे अन्याय को देखकर भी चुप है, तो वो अनजाने में अपनी माँ के व्यवहार को सही ठहरा रहा है। और अगर वो अपनी माँ द्वारा डाले जा रहे भावनात्मक दबाव का विरोध नहीं करता, तो वो अपनी पत्नी को ये संदेश दे रहा है कि इस लड़ाई में वो अकेली है। तो उसे करना क्या चाहिए? ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है ना। एक तरफ माँ का प्यार है, दूसरी तरफ पत्नी के साथ साझेदारी का वादा। संतुलन बनाना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसे एक पुल की तरह काम करना होता है, दीवार की तरह नहीं। इसका मतलब है कि उसे दोनों तरफ की भावनाओं को समझना होगा, लेकिन साथ ही सही और गलत के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचनी होगी। उसे अपनी माँ को सम्मान के साथ ये समझाना होगा कि उसकी पत्नी अब उसके जीवन का एक बराबर का हिस्सा है और उनकी अपनी एक निजी जिंदगी होगी। और अपनी पत्नी को? और उसे अपनी पत्नी को ये विश्वास दिलाना होगा कि वो इस नए परिवार में अकेली नहीं है। तो असल में जिसे हम माँ का लाडला कहते हैं, वो एक ऐसा बेटा है जो ये संतुलन बनाने में नाकाम रहा है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो पति की जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं अपना पाया है। ये चक्कर तभी टूट सकता है जब एक पीढ़ी की महिला यानी सास ये तय करे कि वो अपने घावों को आगे नहीं बढ़ाएगी, और उसी पीढ़ी का पुरुष यानी पति ये तय करे कि वो एक मूक दर्शक नहीं बना रहेगा। हाँ, दोनों का साहस जरूरी है। तो आज हमने इन लेखों के जरिए एक बहू के आज़ादी चाहने से लेकर एक सास के उसी आज़ादी को छीनने तक के सफ़र को देखा। हमने ये भी समझा कि ये सिर्फ भूमिकाओं का बदलना नहीं, बल्कि शक्ति और दर्द का एक जटिल चक्र है। और लेख के अंतिम शब्द इस पूरी बहस को एक जगह लाके खड़ा कर देते हैं। क्या है वो? अगर आप दुल्हन के रूप में आज़ादी चाहती थी, तो आपको सास के रूप में उसे छीनने का हक नहीं है। ये परंपरा नहीं, ये पाखंड है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। और साथ ही ये भी सोचना चाहिए कि इस पूरी कहानी में उस पुरुष की चुप्पी की कीमत क्या है, और क्या उस चुप्पी को तोड़कर वो न सिर्फ अपनी शादी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ रिश्ते की नींव रख सकता है। ये सवाल शायद इस चक्र को समझने की आखिरी और सबसे जरूरी कड़ी है।